हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस में। बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 अध्याय 2 धातु एवं अधातु। ठीक है, इससे पहले अध्याय 1 हमने डाला था, तो जिसने भी अध्याय 1 अभी तक नहीं देखा है तो जाओ फटाफट से वीडियो देख लो। आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। तो चलिए फटाफट से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सर पदार्थ किसे कहते हैं। देखो, धातु और अधातु बताने से पहले आपको थोड़ा सा पदार्थ के बारे में बता दें कि सर पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो आपको भी पता है कि सर ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो या जिसका द्रव्यमान हो, ठीक है ना, यानी कि स्थान घेरती हो और दूसरा उसका द्रव्यमान होना चाहिए, है ना। तो बच्चों उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो बच्चों आप अपने चारों तरफ एक बार नज़र उठाकर देखो, आपको क्या दिख रहा है। आप अपने चारों तरफ देखोगे कि आपको जैसे लोहे की गेट और दरवाजे, खिड़की, ये सारे हो गए, है ना। उसके बाद चाहे वो आपके हाथ में पेन या पेंसिल हो, कुछ भी हो, आप कुर्सी में बैठे हुए हो या टेबल आपके सामने हो, तो आप देख रहे होंगे कि सारे जितने भी हमारे आसपास हमें दिख रहे हैं ना, ये सारे पदार्थ हैं, है ना। ये सारे ही पदार्थ हैं। मतलब जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो उसे हम बच्चों क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। तो आपके आमने सामने जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वे सारे पदार्थ हैं। अब यहाँ पर हमें पहचानना है कि सर उनमें से धातु किसे कहेंगे और अधातु किसे कहेंगे, है ना। तो बच्चों देखो, नॉर्मल सा हमें पहचानने के लिए कि सर धातु किन्हें कहा जाता है और अधातु किन्हें कहा जाता है, हम कैसे पहचानेंगे कि सर धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। कुछ तो तरीका होगा ना जिससे हम धातु और अधातु में पहचान कर सके, फर्क बता सकें कि सर ये धातु है और ये अधातु है। तो देखो बच्चों, हम जो है ना नॉर्मल सा इनको सिर्फ इनके गुणधर्मों के आधार पर ही बता सकते हैं कि सर ये धातु है और ये अधातु है। तो देखो, सिंपल सा धातुओं के गुणधर्म दो तरह के होते हैं, पहला भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। ठीक है। तो बच्चों हम लोग किसी भी पदार्थ को धातुओं के गुणधर्मों के आधार पर पहचान सकते हैं, है ना। किसी भी पदार्थ को हम उनके गुणधर्मों के आधार पर पहचान सकते हैं। देखो, धातु या अधातु के गुणधर्म दो तरह के होते हैं। पहला क्या है सर, भौतिक गुणधर्म, और दूसरा रासायनिक गुणधर्म, है ना। पहला क्या है, भौतिक गुणधर्म, और दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक गुणधर्म। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले भौतिक गुणधर्म को देखेंगे कि सर धातु या अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, है ना। तो भौतिक गुणधर्म को हम लोग सबसे पहले आज क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भौतिक गुणधर्म को देखेंगे, उसके बाद फिर हम रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे, है ना, एक एक करके। तो चलो पहले भौतिक गुणधर्म को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ बढ़िया से। बच्चों भौतिक गुणधर्म को इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला भौतिक गुणधर्म होता है वो क्या सर, दिखावट। धातुओं की जो दिखावट है वो किस तरह होती है ना, जिसे आप अपीयरेंस कह सकते हो, अपीयरेंस। तो देखो हम यहीं पर क्या करेंगे, एक ही बार में धातु और अधातु दोनों को एक ही बार में डिफाइन करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं,
है ना। इस पार हमारा रहेगा धातु और इधर अधातु। ठीक है, तो देखो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, दिखावट, है ना, कि धातुओं की दिखावट किस तरह होती है और अधातु की दिखावट किस तरह होती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहला, सर धातु में चमक होता है ना, जिसे हम लस्टर कहते हैं। तो बच्चों देखो, धातु में क्या होता है, धातु में चमक होता है, लेकिन अधातु में चमक नहीं होता है, ये बिल्कुल ही डल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं गैर चमकदार, है ना, गैर चमकदार, जिसे हम इंग्लिश में डल कहते हैं, है ना। और इसे बच्चों निष्पर्व बोला जाता है। निष्पर्व, है ना, जो बिल्कुल भी चमकता नहीं है। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये होगा कि सर धातुओं का कलर किस तरह से होता है। तो बच्चों देखो, सामान्यतः जो धातुओं की कलर होती है ना, वो भूरे रंग की होती है। धातुओं का जो कलर होता है, यहाँ पर मैं कलर की बात कर रहा हूँ, कलर यानी कि रंग। तो धातुओं का जो कलर होता है, तो सामान्यतः धातुओं का जो रंग होता है वो भूरे कलर का होता है। लेकिन बच्चों, आपने गोल्ड का कलर देखा होगा, सिल्वर का कलर देखा होगा, ये तो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। सोना, इसका कलर कैसा होता है बच्चों, पीला होता है। ठीक है, उसके बाद चांदी, इसका कलर किस तरह होता है, कुछ ग्रे कलर का होता है ना। फिर तांबा, अगर हम देखें, सर तांबा का कलर कैसा होता है, सॉरी, तांबा का कलर कैसा होता है, आई थिंक कुछ लाल होगा, है ना, पूरी तरह से लाल तो नहीं होता है, कुछ लाल हम कह सकते हैं, है ना। देखो नॉर्मल सा हम ये कह रहे हैं कि सामान्यतः जो कलर होता है धातु का, यानी कि मेटल का, तो वो भूरे रंग का होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट या कुछ धातु इस तरह हैं जिनका कलर अलग होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सर सोना का कलर पीला होता है, चांदी ग्रे, और तांबा कुछ लाल जैसा होता है ना। तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव सवाल देखने को मिलेगा कि सर ऐसा अधातु का नाम बताएं जिसमें चमक पाई जाती है। तो आप तो फिर परेशान हो जाओगे कि सर अधातु तो चमकदार नहीं होती है। अधातु, आपने अभी दिखाया ना कि अधातु डल, बिल्कुल डल दिखाई देता है, अधातु में चमक नहीं होती है। लेकिन बच्चों आपको बता दें कि सर ग्रेफाइट और आयोडीन ये ऐसे अधातु हैं जिनमें चमक पाई जाती है ना। इसीलिए इन्हें हम अपवाद कहते हैं। अब समझ में आया। तो बच्चे अपवाद हम किसे कहेंगे, देखो आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड ऐसे भी होंगे जो आपके फ्रेंड तो हैं लेकिन दुश्मन जैसा काम करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। जैसे देखो, अधातु होते हुए भी धातुओं का गुण दिखा रहा है, तो इसीलिए इन सब को हम क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। या फिर इसमें भी हो सकता है कि कोई अगर धातु है लेकिन अधातु जैसा गुण दिखा रहा, तो उसे अपवाद कहेंगे। ठीक इसी तरह अधातु में अगर कोई ऐसा एलिमेंट पाया जाए जिनमें धातुओं का गुण पाया जा रहा है ना, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे। चलो आगे चलते हैं फटाफट से। अब अगला पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट, है ना। इसमें फटाफट से कॉलम बना लेते हैं। इधर हम रखने वाले हैं धातु को और इधर हम रखने वाले हैं अधातु को, है ना। तो देखो नॉर्मल सा बच्चों, रूम टेम्परेचर के अंदर सारे धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है ना। अगर हम ये कहें कि अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होती है, ठीक है। लेकिन बच्चों, जैसे सबसे पहले आपको एग्जांपल दे दें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर
ठोस होती है ना। लेकिन बच्चों याद रहे कुछ धातु ऐसे भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं अपवाद के बारे में। एनिमी है ये हमारा, ठीक है, ये रूल फॉलो नहीं करता है। ये धातु होते हुए भी इनकी बातों को नहीं मानता है। आप देखोगे पारा, पारा जो है ना वो कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। दूसरा, हमने कहा कि सर धातु ठोस होती है यानी कि सॉलिड, और सॉलिड तो बच्चों काफी हार्ड होगा ना, काफी मजबूत होगा। लेकिन यहां पर एक धातु है जिसको हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम के बारे में, है ना। इसे बच्चों चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सर भौतिक अवस्था जो धातुओं की है तो अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होती है यानी कि सॉलिड होती है। अगर हम एग्जांपल ले लें तो जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, है ना, आदि, ये सारे धातुएं हैं जो कमरे के ताप पर ठोस होती है यानी कि सॉलिड होती है। लेकिन बच्चों सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी है, पोटेशियम, ये दो ऐसे तत्व हैं जो बहुत ही ज्यादा मुलायम होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मुलायम धातु है, इसलिए इन्हें बच्चों हम क्या करते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, है ना। जबकि बच्चों अधातुएं ये जो है ना तीनों अवस्था में पाई जाती है। आपको पता है कि पदार्थों की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ये तीनों अवस्था में पाई जाती है, तीनों अवस्था में पाई जाती है ना। तीनों अवस्था में पाई जाती है। अब हम देखने वाले हैं कि सर ठोस अवस्था में कौन कौन सा है। तो आप देखेंगे सर कार्बन, है ना, ये अधातु है। साथ ही साथ हम आयोडीन, आयोडीन। अब हम बात कर रहे द्रव अवस्था में कौन कौन सा पाया जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में आप देखेंगे कि ब्रोमीन है ना। इसी तरह से गैस वाला तो आपको पहले से पता है कि सर ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। यहाँ हम धातु और अधातु के भौतिक अवस्था को देख रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि सर धातुएं अक्सर जो है ना कमरे के तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जहाँ कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उनका नाम है पारा। और हमको पता है कि सर सॉलिड जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, हार्ड होता है ना, उसके अंदर हार्डनेस होती है। तो यहाँ पर कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो बिल्कुल मुलायम होते हैं, इसलिए बच्चों हम इन्हें चाकू से आसानी से काट सकते हैं। और इनका नाम है सर सोडियम और अगला पोटेशियम, ठीक है। इधर हम देख रहे हैं कि सर अधातु जो है ना वो तीनों अवस्था में पाई जाती है, यहाँ तक कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में। तो ठोस अवस्था में हम देख सकते हैं कार्बन, आयोडीन और भी बहुत सारे तत्व हैं। दूसरी द्रव अवस्था में हम देखते हैं ब्रोमीन को, गैस अवस्था में हम देख रहे हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बच्चों ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब हम तीसरा पॉइंट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है आघात वर्धनीयता, इसे इंग्लिश में मैलिएबिलिटी कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सर धातु में आघात वर्धनीयता बहुत उच्च होती है, जबकि अधातु में आघात वर्धनीयता ये बहुत निम्न होती है, हम ये कह सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसका डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, धातुओं को पीटकर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो धातुओं के इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, आघात वर्धनीयता कहते हैं। मतलब आप देखते होंगे कि जो प्लेट होता है
जैसे लोहे का प्लेट हो गया, या फिर जितने भी आप ज्वेलरीज देखते हैं, है ना, इनका जो शेप होता है पतला गोल साइज का या फिर चपटा, तो ये बच्चों इसी गुण के कारण हो पाता है ना। वरना क्या होगा कि जैसे जैसे अधातु में हम देखेंगे कि अगर हम अधातु को पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित करना चाहे तो ये बच्चों नहीं होगा, ये टूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल में, तब हम देख रहे हैं कि सोना चांदी तांबा ये सब एग्जाम्पल है, हम इनको चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और भी जितने धातु है सारे धातु को हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों देखना अधातु है, ये क्या करता है, तो बच्चों यहाँ पर जो अधातु है इन्हें हम चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन्हें करना भी चाहे तो ये टूट जाएगी, ठीक है। इसे बच्चों भंगूर कहा जाता है। वाह क्या नेम है, भंगूर, जिसे इंग्लिश में हम ब्रिटल कहते हैं, है ना। अगर हम इसे चादर के रूप में परिवर्तित करना चाहें तो नहीं होगा, टूट जाएगा। लेकिन याद रहे बच्चों, हीरा एक ऐसा अधातु है, हीरा जो बहुत ही ज्यादा कठोर है पृथ्वी के अंदर, पूरी पृथ्वी में, पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें तो पूरी पृथ्वी में हीरा जो है ना सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा बहुत ही ज्यादा कठोर होती है। तो बच्चों अब हमारा है फोर्थ पॉइंट, वो ये है तन्यता, है ना। इसे इंग्लिश में डक्टिलिटी कहा जाता है। तो बच्चों देखो, तन्यता का सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता दें कि धातुओं को पीटकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ना। यहाँ पर हम देखें सर चादर के फॉर्म में, ठीक है, शीट, और यहाँ पर हम देखेंगे तार के रूप में। इसी से बच्चों जैसे इलेक्ट्रिक वायर वगैरह हो गया, यही सब बनाए जाते हैं, और इसी गुण की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है ना। यानी कि धातुओं को हम पीटकर या खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी गुण को हम क्या कहते हैं बच्चों, तन्यता कहते हैं, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में कुछ ले लेता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा लचीली होती है, जिसको हम आसानी के साथ तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बच्चों चांदी, तांबा, और सोना, है ना, ये सबसे अधिक लचीली होती है। एज कंपेयर टू अदर, है ना, जो बाकी धातु हैं उनके कंपेयर में, उनकी तुलना में अगर हम देखें तो ये उनकी तुलना में अधिक लचीली होती है। जबकि बच्चों अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है ना। अधातु ये बिल्कुल भी तन्य नहीं होती है, ठीक है ना। इसे हम पतले तार के रूप में नहीं खींच सकते, नहीं बदल सकते। तो बच्चों सिंपल सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। तन्यता अधातु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, ये हमारा फोर्थ पॉइंट खत्म हो गया। तो बच्चों अब हम अपना फिफ्थ पॉइंट देखने जा रहे हैं। देखो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट वो ये है ध्वन्यात्मकता, जिसे इंग्लिश में सोनोरस कहा जाता है ना। तो बच्चों आपने देखा होगा कि हम जब धातु को किसी चीज़ से पीटते हैं या मारते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मकता। आपने स्कूल की घंटी में देखा होगा, स्कूल की घंटी जब बजती है तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़, है ना, उत्पन्न होती है। पीतल की घंटी, है ना, आपने स्कूल में कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा, ठीक है। इसे जब बजाते हैं तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं,
यानी कि ध्वन्यात्मकता कहते हैं। जबकि बच्चों अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है। अधातु को अगर हम किसी चीज़ से पीटते हैं तो उससे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसको कंपेयर करेंगे, इसकी तुलना करेंगे धातु और अधातु में, तो हम ये कहेंगे कि सर यहाँ पे उच्च ध्वनि उत्पन्न होती है, यहाँ पे निम्न ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि बहुत ही कम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों हमारा छठा पॉइंट है ऊष्मा की चालकता, है ना, जिसे इंग्लिश में हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, है ना। देखो बच्चों, धातुएं जो है ना ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, इसी गुण के कारण इसका उपयोग हम खाना बनाने के बर्तन के रूप में करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सर, घर में रोटी बनाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? तवा का इस्तेमाल करते हो, है ना, या फिर आप जो भी कहते हो इसे रोटी बनाने के लिए। दूसरी बात, हम खाना पकाने के लिए बर्तन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक के बारे में, तो सर यहाँ पर लिख देते हैं अच्छी चालक, है ना। तो वो आपका सोना हो सकता है, इसी तरह चांदी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ है कि ये तो काफ़ी महंगा होगा ना, इसे तो हम मतलब क्या बोलेंगे, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ख़रीद ही नहीं सकते, है ना। तो लेकिन क्या है कि ये ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। अब हम तो कोई अंबानी घर के हैं नहीं जो हम सोना और चांदी के बर्तन में खाना पकाएं। ठीक है, तो देखो अब बात करते हैं अधातु के बारे में। बच्चों अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं कुचालक। ठीक है, ये ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसे हम इंग्लिश में नॉन कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। इसी को बच्चों हम लोग कुचालक को आचालक भी बोल सकते हैं, है ना। तो कन्फ्यूज़न मत होना, हो सकता है कि ये चीज़ आपको देखने को ना मिले और ये चीज़ आपको देखने को मिले, है ना। तो इससे घबराना मत, कुचालक को हम लोग आचालक भी बोल सकते हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ पे देखो हमने लिखा अधातु में कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि ऊष्मा की कुचालकता होती है। इसी प्रकार ये जो हमारा पांचवा पॉइंट था ना, ध्वन्यात्मकता, इसे हम अधातु को हम नॉन सोनोरस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नॉन सोनोरस, हिंदी में क्या कहेंगे, अध्वन्यात्मकता, ये चीज़ है ना। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना फटाफट से। बच्चों हमारा सातवां पॉइंट है विद्युत की सुचालकता, है ना, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि सर किस में विद्युत का चालन होता है और किस में नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि सर धातु जो है ना वो विद्युत की सुचालक होती है और अधातु विद्युत का कुचालक होती है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सर सुचालक, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं इंग्लिश में, और ये बच्चों कुचालक होती है, जिसे हम इंग्लिश में इंसुलेटर कहते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल वायर आपने तो देखा होगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से धातु का उपयोग करते हैं और कौन से धातु इलेक्ट्रिकल वायर के लिए सबसे अच्छे होते हैं, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं सबसे अच्छी चालक, विद्युत की सबसे अच्छी चालक। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन कौन सी है, तो हम लोगों ने देखा सोना और चांदी, है ना। तो इसी तरह से हम अब यहाँ पर देखेंगे कि सर विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन कौन सी होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सा मेटल विद्युत की सबसे अच्छी चालक है ना, यानी कि धातु। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे अच्छी चालक
तो इसमें बच्चों आप देखेंगे कि सर सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा और कॉपर, है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर फिर से वही पुरानी बात आ जाती है कि सर हम क्या सोना और चांदी का वायर बना सकते हैं? है तो विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक, है ना। लेकिन सर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम सोना और चांदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। इसीलिए हम क्या इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इतना महंगा तार कौन खरीद न सकेगा, है ना। तो लेकिन अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम के बारे में। तो देखो एल्युमिनियम जो है ना, एल्युमिनियम बच्चों मार्केट में है ये बहुत सस्ता, ठीक है ना, सबसे सस्ता एल्युमिनियम ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ये जो इसका जो लचीलापन है ना वो बहुत ही कम है। यानी कि लचीलापन मतलब अगर इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे एक दो बार, जैसे ये टिप्पी इस तरह मोड़ेंगे तो क्या होगा कि एल्युमिनियम टूट जाएगा, है ना। लचीलापन बहुत ही कम होता है, लचीलापन कम होता है, इसीलिए बच्चों ये टूट जाएगा। तो हम देखेंगे सर एल्युमिनियम बहुत सस्ता है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि लचीलापन बहुत कम है ना। लचीलापन कम होने के वजह से आप इसे अगर एक से दो बार इस तरह से मोड़ोगे ना तो ये टूट जाए। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तांबा का वायर यूज़ करते हैं, है ना। जो हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो ये है सर गलनांक एवं क्वथनांक। पहले मैं बता दूं कि बच्चों गलनांक किसे कहा जाता है। तो देखो जिस ताप पर कोई ठोस पिघलना शुरू कर देता है उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं, ठीक है ना। बच्चों देखो मान लो जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, एक लोहा है यानी कि आयरन, 1000 केल्विन चाहिए, है ना। यानी कि मान लो कि हम इसको टेम्परेचर दे रहे 1000 केल्विन जब पहुंचा तो ये पिघलना शुरू हो गया, है ना। तो अब हम बच्चों कहेंगे कि सर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, यानी कि गलनांक मान है वो 1000 केल्विन है, यानी कि 1000 केल्विन है ना। इसी तरह बच्चों जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है यानी कि बॉईल होना शुरू हो जाता है तो उस ताप को, उस द्रव का हम लोग क्वथनांक कहते हैं बच्चों। तो हमें पता है कि सर वाटर जो है ना, वाटर ये 100 डिग्री, तो हम लोग देखेंगे कि वाटर जो है ना वो 100 डिग्री में बॉईल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का जो क्वथनांक है वो कितना बच्चों 100 डिग्री है ना। तो बच्चों हम देखेंगे कि धातु का जो गलनांक है या क्वथनांक है वो बहुत ही उच्च होता है, यानी कि बहुत ही अधिक होता है, जबकि अधातु में ऐसा नहीं होता है। अधातु का गलनांक या क्वथनांक निम्न होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो देखो हमें तो पता चल गया कि सर धातु का जो गलनांक या क्वथनांक है वो बहुत ही अधिक होता है, जबकि अधातु का गलनांक या क्वथनांक कम होता है ना। लेकिन बच्चों कुछ धातु ऐसे भी हैं जिनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं अपवाद के बारे में। मतलब इसको पहले भी मैंने कहा था ये एनिमी है ना। धातु होते हुए भी गुण किसका है, अधातु का, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन है। तो सर सोडियम, अगर आपसे पूछे कि कौन से ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक या क्वथनांक बहुत ही कम होता है तो आप कहेंगे कि सर सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। मैं इसका सिंबल भी लिख देता हूँ। सोडियम का Na होता है और पोटेशियम का K होता है ना। देखो पहले हम लोगों ने देखा
पदार्थ के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सर पदार्थ को जो है ना हम लोग कैसे पहचानेंगे पदार्थ में से कि कौन धातु है और कौन अधातु है। तो इसको पहचानने के लिए इनके गुण को देखना पड़ेगा। तो इनके गुणधर्मों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है ना। वो कौन कौन सा? पहला था भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। अब हम देख रहे थे भौतिक गुण, है ना। तो हम 1 नंबर से देखें, हमारा पहला भौतिक गुण क्या था? दिखावट, है ना, इसको हम लोगों ने देखा। दूसरा भौतिक गुण हमारा क्या था? ये दूसरा पॉइंट है भौतिक अवस्था, है ना, ये इसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हमारा 3rd नंबर था आघात वर्धनीयता, ठीक है। उसके बाद 4 पॉइंट हमारा था तन्यता, है ना। आप गिनते रहना कि हमारा टोटल कितना पॉइंट हो रहा है। हमारा था ध्वन्यात्मकता, है ना, जिसे हम इंग्लिश में सोनोरस कहते हैं। इसके बाद फिर हमारा 6ठा पॉइंट ऊष्मा की चालकता, इसको हम लोगों ने देखा। फिर हमारा 7वां पॉइंट विद्युत की सुचालकता, है ना। फिर हमारा 8वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये था गलनांक एवं क्वथनांक। तो बच्चों इसे अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करना, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं बुक का, तो उसमें मैं आपको दोबारा समझा दूं और एक बार जहाँ पे आपको डाउट है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म को, है ना। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है, तो देखो हमारा पहला पॉइंट है सर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, है ना। धातु और अधातु का किसके साथ हम देखने वाले हैं? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो बच्चों आपको बता दें कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक इसी तरह से अधातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो अधातु ऑक्साइड बनाती है, जिसे हम धात्विक ऑक्साइड इसके वाले को, और इसे हम अधात्विक ऑक्साइड भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड बनाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, किसी एक धातु को लेंगे और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना। चलो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सर किसे, मैग्नीशियम को, यानी कि Mg प्लस ऑक्सीजन। तो बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है ना। ये बनाएगा सर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे अधातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो मैं यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ अधातु प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बनाएगा बच्चों? अधातु ऑक्साइड, है ना। तो देखो इसे क्या कहते हैं बच्चों? हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। चलो यहाँ पर मैं अधातु में किसको लूँगा? आपको बताया मैंने कि धातु और अधातु सब अलग होते हैं। तो धातु जैसे Mg है, इसी तरह अधातु सर कार्बन है ना। कार्बन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन यानी कि O2, तो ये बनाएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। धातु ऑक्साइड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आपको दिख रहा होगा पूरा क्लियर, है ना। देखो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो बनेगा बच्चों क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना।
लेकिन बच्चों आपको एक चीज़ बता दें, अधातु कमरे के तापक्रम पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अधातु कमरे के तापक्रम पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है ना। लेकिन बच्चों एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापक्रम पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, मतलब उसे हम अपवाद कह सकते हैं, है ना। तो बच्चों वो है सफ़ेद फास्फोरस यानी कि P4, सफ़ेद, सॉरी इसका नेमिंग इस तरह होगा, फास्फोरस। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, P4, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर अधातुएं जो है ना कमरे के तापक्रम पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ऐसे अधातु का नाम बताओ जो कमरे के तापक्रम पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो आप कहोगे कि सफ़ेद फास्फोरस है ना। इसका रिएक्शन आपको दिखा देते हैं, देखो P4 प्लस ऑक्सीजन, तो बच्चों ये बनाएगा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, है ना, यानी कि P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे में, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, है ना। इसका नेमिंग क्या हो गया बच्चों, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, ठीक है, इसे याद रखना। तो बच्चों हमारा अगला पॉइंट है जल के साथ अभिक्रिया, है ना, यानी कि धातु और अधातु का किसके साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको बता दें, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं ऐसी है जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनाती है ना। जबकि हम लोगों ने इससे पहले देखा कि सर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने से धातु क्या बना रही है, धातु ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर भी क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। और कुछ धातु ऐसे हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। लिख देता हूं सर, धातु प्लस जल क्या बनाएगा बच्चों, धातु ऑक्साइड। आयरन को ले लेते हैं, है ना, Fe प्लस जल। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर Fe2O3, है ना। ये बच्चों आपका क्या है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है बच्चों, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है ना। इसका सिंबल ये बता रहा है कि हाँ यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो धातु के जगह पे हम यहाँ पे कैल्शियम ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हमारा वाटर यानी कि जल, अब ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना।
तो बच्चों ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि सर जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कभी धातु ऑक्साइड बनाती है, और जब कभी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो हमारा सवाल है सर क्या अधातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो बच्चों नहीं, सामान्यतः जल के साथ अधातुएं अभिक्रिया नहीं करती है। सामान्यतः अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन बच्चों दो अधातु ऐसे हैं जो जल के साथ भी अभिक्रिया करती है, जिन्हें हम अपवाद कहते हैं। तो वो हमारा है सर पहला ऑक्सीजन क्लोरीन, है ना। पहला क्या है हमारा? ऑक्सीजन। सर ये एक ऐसी अधातु है जो जल के साथ भी अभिक्रिया करती है, मतलब ये जल में आराम से घुल जाती है। और दूसरा क्लोरीन है। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट है धातु और अधातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, है। तो देखो जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बच्चों लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो धातु प्लस अम्ल ये क्या बनाएगा? लवण और हाइड्रोजन गैस, है ना। यहाँ पर एक फटाफट से ले लेते हैं, चलो यहाँ पर फटाफट से सोडियम को लेते हैं। सर सोडियम प्लस अम्ल में HCl, है ना। हम देखेंगे बच्चों सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस, है ना। इसे हम क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। सामान्यतः अधातुएं अम्ल के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करती है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सामान्यतः अधातुएं अम्ल के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे। तो बच्चों हमारा फोर्थ पॉइंट ये है क्षारक के साथ धातु और अधातु की अभिक्रिया, है ना। तो हम देखेंगे कि जिस तरह अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक इसी प्रकार धातु की अभिक्रिया क्षारक के साथ होने पर भी लवण और हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होता है ना। यहाँ पर फटाफट से लिखते हैं धातु प्लस क्षारक। तो बच्चों क्या बनाएगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम को। तो चलो हम यहाँ पर सोडियम को नहीं, जिंक को ले लेते हैं। कुछ अलग अलग ले तो फिर मज़ा है ना। जिंक को ले लेते हैं इस बार, और क्षारक में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, यहाँ बनेगा Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, है ना। बच्चों इसका नाम है सोडियम जिंकेट। चलो ऊपर लिख देते हैं, है ना। सोडियम जिंकेट कहते हैं इसे, है ना।
ये जो फॉर्मूला है लवण है, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम जिंकेट। अब हम देखेंगे अधातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करती है या नहीं। तो बच्चों इसका भी आंसर है ना, है ना। जिस तरह हमने यहाँ पर देखा अधातु सामान्यतः अधातुएं अम्ल के साथ कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक इसी प्रकार अधातुएं क्षारक के साथ भी कमरे के तापक्रम पर अभिक्रिया नहीं करती है ना। तो देखो हम देख रहे थे रासायनिक गुणधर्म, तो हमने देखा सबसे पहले धातु और अधातु के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया, है ना। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट फिर हमने देखा धातु और अधातु के साथ जल की अभिक्रिया, ठीक है। और हमारा थर्ड पॉइंट हमने देखा कि सर धातु और अधातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, और फोर्थ पॉइंट हमारा ये लास्ट पॉइंट था क्षारक के साथ धातु और अधातु की अभिक्रिया। तो बच्चों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। और आप वीडियो क्वालिटी ज़रूर बढ़ाना, ठीक है। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा हाई कर लेना ताकि आपको अच्छा से दिखे, है ना। और स्पीड भी आप 1.5x पे रख सकते हो। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग लेक्चर 2 में बच्चों हम लोग बुक का जो क्वेश्चन आंसर है वो करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए मेक श्योर कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो लेक्चर 2 आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।